हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं आप सभी से मिल रही हूँ। मैं कहाँ फँसी थी मैं आपको बताऊँगी। मैं भी बस उस प्रॉब्लम से जूझ रही थी जो एक उम्र में आने के बाद लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। मेरे घर में भी वही सब चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं उस सब से उभरी हूँ और अब मैंने सोचा कि वीडियो वीडियो लेके आऊँ। अब काम तो नहीं छोड़ सकते ना ये सब चक्करों में। तो अब मुझे टाइम मिला है तो अब मैं लेके आ रही हूँ वीडियो। मुझे माफ़ करना यार, इतना सब कुछ हो गया और मैंने इतना इंतज़ार करा दिया। पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। चलो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए इस पार्ट को शुरू करते हैं, ओके? पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांगजी का सच वुशान के सामने आ गया था। वुशान को पता चला था कि लानवांगजी असल में है कौन, और लानवांगजी ने वुशान को स्टैप किया था। अब इससे आगे देखते हैं, ओके? तो यहाँ पर फ्लैशबैक एंड होता है, ओके? अब आगे उन सब बातों और उस इंसिडेंट को याद कर लानवांगजी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वुशान के कहे एक एक शब्द उसके कान में गूंज रहे हैं। सांसान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सांसान, मैं जल्द से जल्द तुमसे मैरिज करके तुम्हें अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ सांसान, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। ये सब याद कर लानवांगजी को अपने शरीर का दर्द इसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा था। वो तो वुशान के दिल के दर्द के बारे में सोच रहा है। वो किस दर्द से गुजरा है उसकी वजह से, बिना किसी गुनाह के। लानवांगजी कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से देखते हैं रात को भेरल माउंट्स केव के अंदर का सीन। लानवांगजी शांत बेड पर बैठा हुआ है। तभी केव का एंट्रेंस खुलता है। लानवांगजी इस आवाज़ को सुनकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और एंट्रेंस की तरफ देखता है जहाँ से वुशान अंदर आ रहा है। लानवांगजी वुशान का ही इंतज़ार कर रहा था। वो आगे बढ़कर वुशान के हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, एम्परर, आप आ गए। पर वुशान अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वो अपनी ठंडी निगाहों से लानवांगजी को देख रहा है। लानवांगजी वुशान के पास आकर कहता है, एम्परर, मेरी बात। पर लानवांगजी की बात कंप्लीट होने से पहले ही वुशान उसे झटके से अपने करीब खींचता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ मेरे पास कैद हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। मेरे चाहे बगैर तुम एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। वुशान अब लानवांगजी के ईयर के पास आकर उसके ईयर लोब को लिख कर कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें एक चीज़ की परमिशन है, सिर्फ एक नाम लेने की, वो है एम्परर। तब जब तुम बेड पर मेरे नीचे रहोगे, मेरे हर एक टच पर मेरा नाम लोगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ और कहने की परमिशन नहीं है, समझे तुम? ये कहकर वुशान ज़ोर से लानवांगजी को बेड पर पटकता है। लानवांगजी के मुंह से एक पेनफुल वॉइस निकल जाती है। लानवांगजी के संभलने से पहले ही वुशान उसके ऊपर था और उसके नेक पर किसेस और बाइट करना शुरू कर चुका था। लानवांगजी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगर वुशान को उसे छूने से, उसे प्यार करने से, उसे दर्द देने से उसका दर्द अगर कम होता है तो लानवांगजी को ये खुशी खुशी मंजूर है। वो एक भी आवाज़ नहीं करेगा, बस महसूस करेगा वुशान के दिए दर्द को प्यार की तरह। लानवांगजी अपने हाथों को ऊपर कर वुशान के अराउंड रैप कर लेता है और अपने नेक को और भी एक्सपोज कर देता है और वुशान को वो सब करने देता है जो वो चाहता है करना। वुशान लानवांगजी के इस एक्शन पर, उसके कुछ ना कहने पर थोड़ा सा हैरान होता है। वो अपना फेस ऊपर कर लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी वुशान को ही देख रहा है। वो अब अपना एक हाथ वुशान के सर के पीछे रखता है और उसे अपने फेस के करीब कर खुद से ही वुशान को
किस करने लगता है। ऊशियान थोड़ा हैरान हुआ, पर अब वो लालवांगजी के दोनों हाथों को बेड पर पिन करता है और उस किस को और भी डीप कर देता है। आज भी वही सब होता है, बस फ़र्क इतना है कि लालवांगजी की चीखों की आवाज़ नहीं सुनाई दी, बल्कि लालवांगजी आज ऊशियान के मन की करते हुए ऊशियान का नाम ले रहा था। उसके हर टच पर वो एम्परर कह रहा था। ऊशियान ने ये सब कुछ स्टार्ट तो लालवांगजी पर फोर्स करने के मोटिव से ही किया था, पर कब ये फोर्स लालवांगजी के इस मदहोश आवाज़ में एक जेंटल लव मेकिंग में बदल गया, पता ही नहीं चला। लालवांगजी ऊशियान के प्यार को महसूस कर रहा था रात भर। अभी जब सुबह का 4 बजने को आया है, ऊशियान अभी भी लालवांगजी को प्यार करने में व्यस्त है। ऊशियान अब लालवांगजी को पलटता है और उसके नेक शोल्डर से किसेस करते हुए उसके बैक तक आने लगता है। तभी उसने कुछ देखा और वो अचानक से रुक गया। लालवांगजी के बैक में लैशेस के निशान, जो कि उसके ही महल के लैशेस हैं, जिन्हें ऊशियान अच्छे से पहचानता है। ऊशियान ये देखकर कि लालवांगजी उसके अचानक से रुक जाने पर पीछे पलट रहा है, तो वो लालवांगजी के ऊपर आकर उसके फेस को टर्न कर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। इस राउंड के बाद ऊशियान अब रुक जाता है और बेड से उतरकर अपने रोब्स को पहनकर वो वहाँ से चला जाता है। लालवांगजी ऊशियान को रोक नहीं सकता था, वो बस उसे जाते देख रहा है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह 11 बजे करीब। लालवांगजी एक जगह पर शांत बैठा हुआ है। तभी उसने केव के खुलने का साउंड सुना। वो थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि ऊशियान अभी तो नहीं आता है। तभी उसने देखा लाल रोब्स में एक ओमेगा को। लालवांगजी इसे जानता है क्योंकि वो ऊशियान की फैमिली से मिला था, तब वो इस ओमेगा से भी मिला था। वैनकिंग नाम है उसका। वैनकिंग जो अपने हाथ में एक मेडिसिन बैग के साथ आई है। वो उस बैग को टेबल पर रखती है और लालवांगजी को देख कहती है, आइए, मुझे आपके ज़ख्म पर दवा लगानी है। लालवांगजी कन्फ्यूजिंगली कहता है, ज़ख्म? वैनकिंग कहती है, आपकी बैग पर लेसेस के जो ज़ख्म है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये कहकर वैनकिंग अपना काम करने लगती है। वो मेडिसिन तैयार करने लगती है। लालवांगजी कहता है, धन्यवाद, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैनकिंग कहती है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ और एम्परर के आदेश का पालन कर रही हूँ। कृपया कर यहाँ आकर लेट जाइए। लालवांगजी अभी भी वही कहता है कि वो ठीक है, उसे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। वैनकिंग अपने स्थान से उठती है और बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऊशियान केव के अंदर आता है। लालवांगजी उसे देखता है। ऊशियान कहता है, क्या तुम अब मेरे आदेश को भी मानने से इनकार करोगे? उसे अपना काम करने दो, बिना कोई सवाल किए। लालवांगजी अपना सर नीचे कर कहता है, एम्परर, इसकी ज़रूरत नहीं। पर ऊशियान तेज़ी से लालवांगजी के पास आता है और उसे केव की दीवार में पुश कर देता है। लालवांगजी के मुंह से पेनफुल वॉइस निकलती है। ऊशियान कहता है, क्या अब भी कहोगे कि इसकी ज़रूरत नहीं? एक बात याद रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस चोट की वजह से मेरी रात खराब हो, इसलिए अपने आप को मुझे संभालने के लिए तैयार रखो। वैनकिंग वापस यहाँ आएगी और बिना एक सवाल किए उसे अपना काम करने दो, समझे? ये कहकर ऊशियान वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैनकिंग अंदर आती है और लालवांगजी इस बार बिना कोई सवाल किए अपने इनर लेयर को लूज़ करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। वैनकिंग लालवांगजी को वहाँ दवा लगाने लगती है। दवा लगाते समय उसकी नज़र लालवांगजी के शरीर के बाइट मार्क्स पर जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये कैसे लालवांगजी के शरीर पर हैं। वैनकिंग लालवांगजी को मेडिसिन लगा चुकी है। अब वो वहाँ से जाने को मुड़ने वाली होती है कि तभी
लानवांगजी कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वैनकिंग पलटकर लानवांगजी को देखती है और कहती है, जी कहिए, क्या पूछना है आपको? लानवांगजी कहता है, क्या आप लान कबीले के बारे में कुछ जानते हैं? वैनकिंग इस पर कंफ्यूजिंगली लानवांगजी को देखती है और कहती है, लान कबीला? आप लान कबीले के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? लानवांगजी कहता है, मैंने उसका नाम सुना है पर उसके बारे में कुछ नहीं जानता। कृपया कर आप मुझे बताइए कि लान कबीले के साथ क्या हुआ था। वैनकिंग कुछ देर तक लानवांगजी को देखती है, फिर वापस अपने स्थान पर आकर बैठ जाती है और कहती है, क्या आपको मेरा नाम पता है? लानवांगजी अपना सर नोट कर कहता है, आपका नाम वैनकिंग है। वैनकिंग कहती है, तो फिर आपने अपने वैन कबीले का नाम भी सुना होगा, और अगर वैन कबीले का नाम आपने सुना है तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि एक वैन होते हुए मैं और मेरा भाई येलिंग राज्य में एम्परर के महल में क्यों रह रहे हैं? लानवांगजी ने जब सुना वैन कबीला, हाँ, उसे याद आया। लान कबीले की तरह उसने वैन कबीले को भी नहीं देखा। रातों रात वैन कबीला भी गायब था, जो कि उसके कबीले के नज़दीक का ही कबीला था। लानवांगजी जब ये याद करता है तो अब वो हैरानी और भी जानने की इच्छा से वैनकिंग को देखता है। वैनकिंग बताना शुरू करती है, बहुत साल पहले वैन कबीला और लान कबीला हुआ करते थे। वैन कबीला अपने पास का कबीला मतलब लान कबीले को हड़पना चाहता था, उसे अपने कबीले में शामिल करना चाहता था। लान कबीले के सैक लीडर उन्हें इसकी भनक लग चुकी थी। वो अपनी इस समस्या को लेकर एम्परर वीवुशियान के पास गए, जो कि तुरंत के ही एम्परर बने थे। उस समय बहुत लोग वीवुशियान नाम से नफरत किया करते थे, क्योंकि एम्परर ने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था और कोई भी नहीं चाहता था कि वे नाम का एम्परर उन पर राज करे। लेकिन लान कबीले के सैक लीडर लांचरेन ने बहादुरी दिखाते हुए 13 दिन का मुश्किल सफ़र तय कर येलिंग राज्य आ पहुँचे। उन्होंने एम्परर से उनके कबीले की रक्षा की सहायता मांगी। एम्परर वीवुशियान, जिनसे कोई कबीला या कोई भी राज्य संबंध नहीं रखना चाहता था उस समय, तब लान कबीले ने उन पर इतना भरोसा दिखाया है और उनसे सहायता के लिए यहाँ इतनी दूर आ पहुँचे। इस बात का भी डर नहीं किया कि एम्परर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, सहायता के बदले उनकी जान भी ले सकते हैं। पर लांचरेन ने इसकी परवाह नहीं की। एम्परर को ये अच्छा लगा और उन्होंने लान कबीले की सहायता के लिए हाँ कर दिया। जिस रात वैन कबीले ने लान कबीले पर हमले की योजना बनाई, उसी रात एम्परर ने पूरे वैन कबीले को ही तबाह कर दिया और लान कबीले के लोगों की जान बचाई। उस रात सिर्फ वैन कबीला ही नष्ट नहीं हुआ था, लान कबीले का अस्तित्व भी समाप्त हो गया था। और ये खुद सैक लीडर लान की इच्छा थी, क्योंकि वैन कबीला ही नहीं, ऐसे कई कबीले थे जिनकी नज़र लान कबीले पर थी। लान कबीला जो शिक्षा का भंडार हुआ करता है, उनके पास कई फॉरबिडन ग्रंथ और किताबें हैं, और उस समय पावरफुल तो हर कोई बनना चाहता था। लान कबीले की फॉरबिडन लाइब्रेरी तक पहुंचना सभी का मकसद था, और लांचरेन नहीं चाहते थे कि उनका छुपा हुआ सालों का ज्ञान यूँ व्यर्थ जाए, उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए उन्होंने एम्परर से रिक्वेस्ट की कि वो इन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाए, और एम्परर ने घायल लांचरेन और सभी लांस को एक ऐसी जगह पर रहने को जगह दी जहाँ तक मुश्किल ही कोई पहुँच पाएगा। उस रात 2 कबीले नष्ट हो गए, लोगों को यही लगता है, पर लान कबीला अभी भी है, ये एम्परर और कुछ लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता। वैन कबीले के जितने भी निर्दोष लोग थे, जिनका वैन रोहन से कोई संबंध नहीं था,
उन्हें एम्परर अपने राज्य ले आए और उन्हें यहाँ रहने का स्थान दे दिया, जिनमें मैं और मेरे भाई भी शामिल हैं। अब ये बात आप भी जानते हैं कि लान कबीला अभी भी है, पर वो कहाँ है ये मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ एम्परर के अलावा और कोई भी नहीं जानता। रणवांगजी वो चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका है। उसने क्या सोचा था और असल में क्या हुआ है। वनकिंग अपने स्थान से खड़े होकर कहती है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे महल पहुंचना है। रणवांगजी उसे बो करके धन्यवाद करता है और वनकिंग वहाँ से चली जाती है। रणवांगजी वो पल याद करता है। उस समय वो आज के अपने नेचर के बिल्कुल अपोजिट हुआ करता था। चंचल, नटखट, बिना बताए कहीं भी चले जाना। उस समय वो इतना आज की तरह इतना गंभीर नहीं हुआ करता था। वो बस 7-8 साल का बच्चा ही तो था। उसे सेक्ट, उसकी जिम्मेदारियाँ, कल्टीवेशन, ये सब कुछ नहीं समझ आता था। रूल्स को भी वो कम ही माना करता था और फिर अपने अंकल से डांट भी खाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने अंकल और गगा से नाराज़ होकर जंगल की तरफ चला गया, पर वो ज़्यादा समय तक अपने अंकल और गगा से दूर नहीं रह सकता था। वो एक बच्चा ही था। उसे रात में डर लगता था, इसलिए वो रात को जंगल से कबीला वापस लौट आया। पर जब वो वापस कबीला आया तो उसके सामने अलग ही मंजर था। कुछ लोग मरे हुए ज़मीन पर पड़े हैं। उसके क्लान के और उसके अंकल और काका किसी से लड़ रहे हैं। तभी एक तलवार उसके अंकल को लगी और उसके अंकल ज़मीन पर गिर गए। धनवांगजी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और देखते ही देखते डर के मारे वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसने बस यही सुना था अपने लोगों के मुंह से कि एम्परर आ गए हैं, एम्परर आ गए हैं, सभी चलो यहाँ से। धनवांगजी की जब आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी, पर वहाँ पर सब कुछ शांत था। उसका कबीला वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई भी इंसान नहीं था। धनवांगजी बहुत ही डर गया। उसने आसपास हर तरफ जाकर अपने लोगों की तलाश की, पर उसे कोई नहीं मिला। ऐसे करते करते धनवांगजी जा पहुंचा वैन कबीला, जिसका हाल भी उसके कबीले की तरह ही था। सब कुछ तहस नहस यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। तभी धनवांगजी को एक घायल वैन सिपाही ज़मीन पर गिरा तड़पता नजर आया। वो उसके पास गया और उससे पूछा, सब लोग कहाँ हैं? मेरे कबीले के लोग कहाँ हैं? तो इस पर उस वैन सिपाही ने कहा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया। रणवांगजी ने कहा, किसने किया? वैन सिपाही ने कहा, एम्परर। और इतना कहकर उस वैन सिपाही ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रणवांगजी को वो नहीं पता जो असल में हुआ था। वो बस ये जानता था कि उसके कबीले और लोगों को बर्बाद एम्परर वीवोशान ने किया है। और रणवांगजी इसी दृढ़ निश्चय के साथ बड़ा हुआ कि वो एक दिन एम्परर से अपने कबीले के साथ जो उन्होंने किया उसका बदला लेगा। पर वो कहाँ जानता था कि सच्चाई तो कुछ और ही है। एम्परर ने ही उसके कबीले को जिंदा रखा है और वो उन्हें मारने। रणवांगजी पछतावे के गहरे समुद्र में डूब जाता है, ये सोचकर कि उसने बिना जाने, बिना सच का पता लगाए उसने क्या किया है। उसने वीवोशान का विश्वास भी तोड़ा और उन्हें प्यार में धोखा भी दिया। रणवांगजी कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। यहाँ वो शान को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ है, सभी डिनर कर रहे हैं। तभी जियांगचेंग अपनी माँ को देखता है और वीवोशियान की तरफ कुछ इशारा करता है। मैडम यू समझ जाती है कि जियांगचेंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है और
ओशियान की तरफ क्या इशारा कर रहा है। मैडम यू अब ओशियान को देखती है और कहती हैं, ओशियान, कल हमारे राज्य में सभी छोटे बड़े राज्य के सेक्ट लीडर्स आ रहे हैं। ओशियान कहता है, सभी राज्य के सेक्ट लीडर्स? लेकिन क्यों माँ, क्या कोई मीटिंग होनी है? लेकिन लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं। मैडम यू कहती है, नहीं, मीटिंग नहीं है। वो सभी अपने अपने ओमेगास राजकुमारी या राजकुमारों को लेकर महल पहुंच रहे हैं। ओशियान जो खाना खा रहा था, उसके हाथ इस पर अचानक से रुक जाते हैं। वो मैडम यू को देखता है और कहता है, ओमेगास? पर क्यों माँ? मैडम यू अपनी नज़र नीचे कर कहती है, माफ़ करना, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं ली ये फ़ैसला लेने से पहले। ओशियान कहता है, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कभी मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं, ना ही राज्य के किसी फ़ैसले को लेकर और ना ही मुझसे जुड़े किसी फ़ैसले को लेकर। मैडम यू इस पर छोटी सी स्माइल कर कहती है, मैं जानती हूँ, पर फिर भी ये तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा फ़ैसला है। ओशियान, मैंने सभी राज्य के ओमेगास को यहाँ पर बुलवाया है। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। जो राज्य हमारे राज्य से जुड़ना चाहता है, वो अपने ओमेगास को लेकर यहाँ आ सकता है। वो सभी ओमेगास तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन होंगी और तुम जब उनके साथ समय व्यतीत करोगे तो उसके बाद तुम ही डिसाइड करना कि उनमें से कौन तुम्हारी एम्प्रेस बनने के काबिल है। ओशियान बहुत ही सरप्राइज होता है अपनी माँ की इन सब बातों को सुनकर। वो कहता है, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कॉन्क्यूबाइन? मैडम यू कहती है, हाँ, तुम एम्प्रर हो और एम्प्रर की कॉन्क्यूबाइन होना ये तो आम बात है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये दूसरे राज्यों से हमारे संबंध को भी मजबूत करेगा और तुम्हारे लिए, इस राज्य के लिए एक अच्छी एम्प्रेस ढूंढने में भी आसानी होगी। ये मैंने सोचा है। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। वैसे तुम्हारी एज भी हो गई है, इस राज्य को भी उसका वारिस मिलना चाहिए। बाकी तुम खुद समझदार हो। ये कहकर मैडम यू शांत हो जाती है। ओशियान अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ ने कभी उससे कुछ भी नहीं मांगा, ना ही कभी उसे कुछ भी करने को फोर्स किया है। ओशियान ने आज तक जो भी किया है सब अपनी मर्जी से किया है। आज पहली बार उसकी माँ उससे कुछ कह रही है। उसका फैसला उन्होंने ओशियान पर ही छोड़ दिया है। ओशियान अपनी माँ को निराश नहीं करना चाहता, इसलिए ओशियान कह देता है, माँ, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। और माँ, आप ही उन ओमेगास में से किसी को भी एम्प्रेस चुन सकती है। आपको जो सही लगे इस राज्य के काबिल, मुझे वो मंजूर होगा। और मुझे यकीन है आप अब राज्य के लिए एक सही एम्प्रेस का ही चुनाव करेंगी। ये कहकर वो शान अपनी जगह से उठता है और सभी को बोकर वहाँ से चला जाता है। मैडम यू वो शान को जाते देख रही हैं। जैंगचेंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल है। वो कहता है, माँ, अब आपको देरी नहीं करनी चाहिए। 10 दिन के अंदर ही हम गागा की मैरिज रख देंगे। मैडम यू इस पर कुछ भी नहीं कहती, बस अपना सर नोट कर देती है। वो शान अपने कक्ष में आता है। उसका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित है। पता नहीं वो कैसा फील कर रहा है। बस वो ये कह सकता है कि वो खुश नहीं है, उदास है, घुटन महसूस कर रहा है, बेबस महसूस कर रहा है खुद को। वो शान जब और ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता तो विंडो के थ्रू फ्लाई कर बेरल मार्स की तरफ बढ़ जाता है। ओशियान अभी
केव के एंट्रेंस पर खड़ा है। वो अब केव के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तभी कोई कोई तेजी से आके वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान की बॉडी इससे स्टिफ हो जाती है। वो अपना सर नीचे कर देखता है लान वांगजी को, जो उसके चेस्ट में अपना फेस छिपाए हुए है। वुशियान कुछ करता या लान वांगजी को खुद से अलग करता, तभी उसने सुना लान वांगजी की रुआसी आवाज़। लान वांगजी कह रहा है, एम्परर, मैंने आपको गलत समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई एम्परर। मैंने जो सुना उस पर भरोसा कर लिया। सच का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। सब मेरी गलती है। मैं उस समय बस 8 साल का बच्चा था। मैंने वो सब अपने सामने होते देखा। लान वांगजी वुशियान को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने वुशियान को गलत समझा। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। मेरा कबीला वो खाली था। वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। मेरे लोग मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहे थे। रातों रात सब बदल गया था। मैं अपने अंकल और गगा से बिछड़ गया था। मैं अकेला हो गया था। उस समय उस वैन सैनिक से जो भी सुना उस पर भरोसा कर लिया और इसी सोच के साथ बड़ा हुआ कि आपसे बदला। मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर। वुशियान शांत है। आंखों में आंसू की एक परत नजर आ रही है। वो कैसे समझाए कि उसके शरीर के घाव कुछ भी मायने नहीं रखते। उस घाव से जो उसे अपने दिल पर मिले हैं, धोखे से मिले घाव। उसके प्यार को मोहरा बनाया गया। पहली बार उसे ये एहसास दिलाया गया कि वो भी कमज़ोर पड़ सकता है। वो जिसे खुद पर गुरूर हुआ करता था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता, उसे अपने प्यार ने ही बुरी तरह तोड़ दिया। वो कैसे भूल जाए सब कुछ। वुशियान वैसे ही खड़ा रहता है। वो लान वांगजी को खुद से दूर भी नहीं करता। लान वांगजी वुशियान को कुछ भी ना करता देख अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है, जो शांत खड़ा है। लान वांगजी अब अपने हाथों को वुशियान के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और अपना फेस वुशियान के नेक में छिपाए हुए कहता है, एम्परर, मुझे माफ़ कर दीजिए। चाहिए तो आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं, पर मुझसे इस तरह बेरुखा बर्ताव मत कीजिए। मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे दर्द हो रहा है। वुशियान अभी भी कुछ नहीं कहता। लान वांगजी अपने लिप्स वुशियान के नेक में टच कराते हुए उसके फेस तक आता है। वो धीरे से अपने लिप्स वुशियान के लिप्स में रख अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लान वांगजी वुशियान को किस करते हुए वुशियान को साथ लिए अपने कदमों को पीछे ले जा रहा है। वुशियान के हाथ धीरे से लान वांगजी की वेस्ट में आ जाते हैं। लान वांगजी वुशियान को साथ लिए बेड पर गिर जाता है। कुछ देर बाद दोनों के रोब्स उनके शरीर से अलग थे और दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। कोई भी फोर्स नहीं था। बस दोनों उस प्यार को फील कर रहे थे जिसे एक एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है तो दूसरा जैसे उसके लिए बस अब यही सब कुछ है जिसका दिल वो दोबारा जीत कर रहेगा। उनकी ये रात इसी तरह गुजर जाती है। सुबह लान वांगजी जो जागा हुआ है और अपना सर वुशियान के चेस्ट में रख उसकी धड़कनों को महसूस कर रहा है। वुशियान की आंखें बंद है। तभी लान वांगजी की नज़र वुशियान के वेस्ट के साइड में जाती है, उस घाव पर जो उसने दिया है। वो वुशियान के चेस्ट से अपना हैंड स्लाइड करते हुए उसके वेस्ट तक ले जाता है, पर इससे पहले वो वुशियान के उस घाव को छू पाता, उसका हाथ टाइटली वुशियान पकड़ लेता है, जो लान वांगजी के टच को फील करते हुए अपनी आंखें खोल चुका था। लान वांगजी इससे वुशियान के चेस्ट से अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है, जो अपनी खाली आंखों से उसे ही देख रहा है।
ओशियान और लानवांगजी दोनों ही नेकेड ब्लैंकेट के अंदर है। ओशियान लानवांगजी के हाथ को छोड़ देता है और उससे अपनी नज़रों को दूर कर बेड से उठ जाता है। वो नीचे ज़मीन पर गिरे अपने रोब्स को पहनने लगता है। ओशियान अपने रोब्स पहनने के बाद बस एक नज़र लानवांगजी को देखता है और केव से बाहर निकल जाता है। लानवांगजी उसे जाते देख रहा है। अब यहाँ से कुछ दिन गुजर जाते हैं। ओशियान के महल का सीन देखते हैं। मैडम यू कहती है, मुझे ओशियान के लिए नी कबीले का राजकुमार नी होशांग सही लगा। वो थोड़ा बातूनी और जिंदा दिल और चुलबुला है। मुझे लगता है ओशियान को ऐसे ही किसी ओमेगा साथी की ज़रूरत है। जियांगचेन कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? नी राजकुमार, आप गगा को जानते हैं ना? वो हमेशा सहज रहते हैं। उन्हें हंसी मजाक और बचकानी चीज़ों से वो दूर भागते हैं। हर समय सीरियस रहते हैं। ऐसे में नी राजकुमार उनका ओमेगा बनने के कहीं से भी लायक नहीं है। और ऊपर से एम्प्रेस तो वो तो भूल ही जाओ। जो खुद अपने अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो एम्प्रेस बनकर हमारे राज्य को क्या संभालेगा? मैडम यू कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हें बताओ कि तुम्हें कौन सही लगता है ओशियान के लिए उन सभी ओमेगास में से? जियांगचेन कहता है, मुझे जिन कबीले का वो ओमेगा जिन मैंग्याओ वो सही लगता है। वो मैच्योर है, उसका दिमाग भी तेज है, राज्य के मुद्दों को अच्छे से हैंडल कर सकता है। मैडम यू अपनी आइज़ नैरो कर कहती हैं, जिन मैंग्याओ, वो ओमेगा जो जिन सेक्ट के सेक्ट लीडर जिन गोंशान का नाजायज़ बेटा है। जियांगचेन कहता है, माँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें एम्प्रेस बनने के सभी गुण हैं। गागा उसके साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैडम यू आगे कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ कोई आता है। सभी की नज़र डोर पर जाती है। जियांगचेन कहता है, अरे राजकुमार मेंग्याओ, आप आइए। सामने एक ओमेगा है, दिखने में भी अच्छा है। वो एक स्माइल के साथ उन सभी के सामने आकर उन्हें ग्रीट करता है। उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें टी कप्स रखे हुए हैं। मैडम यू उसे देख कहती है, कॉन्केबाइन मेंग्याओ, आप यहाँ इम्पीरियल पैलेस में? आपको तो कॉन्केबाइन महल में होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर मेंग्याओ की स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है, पर वो वापस से अपनी वही स्माइल कायम रखते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा महारानी जियांग, वो मैंने सोचा मैं आप सभी के लिए जिन कबीले की खास टी बना कर लाऊं। आपको इसे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। ये कहकर मेंग्याओ सभी को वो टी सर्व करता है। मैडम यू उसे देखती है। पता नहीं क्यों मैडम यू जियांगचेन की तरह मेंग्याओ में वो नहीं देख पाती जो वो अपनी स्माइल में दिखाने की कोशिश करता है। बल्कि उन्हें लगता है कि इस स्माइल के पीछे कुछ तो छिपा है जो वो देख नहीं पा रही। वो भी एक ओमेगा है और कुछ बातें सामने वाले ओमेगा की वो फील कर सकती हैं जो अल्फ़ा आसानी से नहीं जान पाते। मैडम यू पर कुछ भी नहीं कहती। मेंग्याओ कुछ स्क्रॉल्स को जियांगचेन को देते हुए कहता है, राजकुमार जियांग, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने कहा था मैं इस काम को कर दूंगा। आप इसकी जांच कर लीजिएगा। ये कहकर मेंग्याओ मैडम यू और जियांगचेन को बोकर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। मैडम यू कहती है, ये कौन से स्क्रॉल्स हैं और मेंग्याओ किस काम की बात कर रहा था? जियांगचेन कहता है, माँ मैं राज्य का कुछ काम कर रहा था, तभी राजकुमार मेंग्याओ वहाँ आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी सहायता करना चाहते हैं राज्य के काम में। मैं भी देखना चाहता था कि वो राज्य के काम में कितने काबिल हैं, इसीलिए उन्हें एक काम दिया था जो उन्होंने बखूबी किया है। आप ही देखिए माँ, इन स्क्रॉल्स को। मैडम यू उन स्क्रॉल्स को देखती है। सब कुछ सही है।
जियांगशिंग कहता है, देखा माँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि गगा के लायक राजकुमार मेंग्याओ ही है। उनमें गगा की एम्प्रेस बनने के सारे गुण हैं। मैडम यू कहती है, ठीक है, पर अभी से किसी भी नतीजे में मत पहुंचो। वुशियान की राय मैटर करती है। अपनी तरफ से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जियांगशिंग कहता है, हाँ माँ, मैं जानता हूँ। कमरे के बाहर खड़ा मेंग्याओ, जो ये सब सुन रहा था, उसके फेस पर विनिंग वाली स्माइल है। सब कुछ उसने जैसा सोचा था, जैसा चाहा था, वैसा ही हो रहा है। बस वो अभी तक वुशियान तक नहीं पहुंच पाया है। वो कितनी कोशिश कर चुका है, पर वुशियान को देख भी नहीं पा रहा। उसके पास पहुंचकर बात करना तो और भी मुश्किल है। बस कैसे भी वुशियान को वो इम्प्रेस कर ले। जियांगशिंग को तो वो ये एहसास करवा ही चुका है कि वो ही हीलिंग की एम्प्रेस बनने के काबिल है। अब बस वुशियान मान जाए, फिर कोई नहीं रोक सकता उसे वुशियान का ओमेगा और हीलिंग की एम्प्रेस बनकर सारे राज्यों कबीलों पर राज करने से। यही सोचता हुआ मेंग्याओ स्माइल करते वहाँ से चला जाता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। देखते हैं ब्यूरल माउंट्स केव का सीन। लनवांगजी केव के खुले हुए भाग से आसमान में चांद को देख रहा है। चेहरे पर कोई खुशी नहीं, एक उदासी है। आंखों में आंसू की परत है और उससे उससे मिलने की तड़प साफ नज़र आ रही है, जो इतने दिनों से यहाँ उसके पास नहीं आया है। हाँ, वियुशान उस रात के बाद से अभी तक लनवांगजी के पास नहीं आया है। लनवांगजी बेसब्री से रोज एम्परर के आने का इंतज़ार करता है, पर हर रात उसे निराशा हाथ लगती है। आज वो बहुत ही सैड है और अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा। तभी केव का एंट्रेंस खुलता है। लनवांगजी इस आवाज़ को सुनकर तुरंत पीछे पलटता है और उसे देखता है जिसे देखने को, उसे फील करने को लनवांगजी तरस गया था। वुशियान कुछ दूरी पर उसके सामने खड़ा है और उसे ही देख रहा है। इससे पहले वुशियान लनवांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता, लनवांगजी तेजी से आगे बढ़कर वुशियान के गले लग जाता है। वुशियान की बॉडी लनवांगजी के इस सडन एक्शन से स्टिफ हो जाती है। वो थोड़ा हैरान होता है लनवांगजी के इस आज के और उस रात के बिहेवियर से। वुशियान अपना सर नीचे कर लनवांगजी को देखता है, जो उसके नेक में अपना फेस रखे हुए है। वुशियान को वेट फील होता है अपने नेक पर। क्या लनवांगजी रो रहा है? पर क्यों? वुशियान कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, तुम रो रहे हो, किस लिए? लनवांगजी ये सुनकर और भी अपने फेस को वुशियान के नेक पर रब करने लगता है। वो धीरे से कहता है, आप इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं आपका इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से, आपको देखना चाहता था। आप क्यों इन रातों को यहाँ नहीं आए? वुशियान हैरान होता है। लनवांगजी इसीलिए सैड है और रो रहा है क्योंकि वुशियान उसके पास इन रातों को नहीं आया था। पर लनवांगजी को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, उसके यहाँ आने ना आने से। फिर क्यों? वुशियान कहता है अपनी शांत आवाज़ में, क्यों? तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा था? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा। तुम्हें मुझे नहीं देखना पड़ेगा। लनवांगजी ये सुनकर और भी टाइटली वुशियान को हक कर कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एम्परर, मैं खुश नहीं, उदास था। मेरी आंखें हर समय आपको देखना चाहती थी, पर आप मेरे पास नहीं थे। मैं तरस गया था आपको देखने को। और इतना कहकर लनवांगजी रुक जाता है। वुशियान धीरे से अपना एक हाथ ऊपर कर लनवांगजी के बालों के अंदर ले जाता है और अपनी मुट्ठी में लनवांगजी के बालों को कसकर उसका सर एकदम से पीछे कर देता है और वो खुद लनवांगजी के फेस के, उसके लिप्स के करीब आकर लो वॉइस में कहता है, और
और क्या, मेरी नामौजूदगी में और किस किस लिए तरस गए थे तुम? ऊशियान की आवाज़ बहुत ही डीप और सेडक्टिव थी। लनवांगजी की आंखें ऊशियान की हॉट ब्रीथ, इस पेन और एक अजीब से प्लेजर से बंद हो जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाता। ऊशियान लनवांगजी का जवाब बेसब्री से सुनना चाहता है। वो अपनी पकड़ मजबूत कर लनवांगजी को अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। उनके बीच ज़रा सा भी गैप नहीं है। ऊशियान अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। और क्या? लनवांगजी अपने कांपते होठों और लो मदहोश आवाज़ में कहता है, और मैं तरस गया था आपको महसूस करने को, आपके टच को अपने शरीर पर फील करने को, आपके प्यार को। मैं तरस गया। तभी लनवांगजी के मुंह से एक पेनफुल मोइन निकलता है। ऊशियान जो लनवांगजी को सुन रहा था, उसकी मदहोश आवाज़ और बातें ऊशियान पर अलग ही असर डाल रही थी। वो लनवांगजी के एक्सपोज्ड नेक के पास अपने फेस को ले जाता है और अपने दांतों को वहाँ पर कड़ा देता है, नॉर्मली, ज़्यादा फोर्स के साथ नहीं। लनवांगजी के मुंह से इसे महसूस कर सेडक्टिव वॉइस निकल गई। उसके हाथ तुरंत ऊशियान के सर के पीछे आ गए, जो ऊशियान को और भी अपनी नेक पर प्रेस कर रहे हैं। लनवांगजी और भी ज़्यादा इस पेन और साथ में प्लेजर को महसूस करना चाहता है। ऊशियान के हाथ धीरे धीरे लनवांगजी के बालों से छूट जाते हैं। वो लनवांगजी की वेस्ट पर अपने हाथ को टाइटली कस लेता है और उसे पास में ही केव की दीवार पर प्रेस करता है। ऊशियान की बॉडी लनवांगजी की बॉडी को वॉल पर बुरी तरह प्रेस किए हुए है और वो लनवांगजी की पूरी नेक को सक एंड बाइट कर रहा है। लनवांगजी बस अपना सर पीछे कर ऊशियान के इस प्यार को फील कर रहा है। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और उसे अपने अंदर एक तेज़ गर्माहट फील हो रही है, जो ऊशियान की मांग कर रही है, जैसे ऊशियान ही उसकी इस गर्माहट को कम कर सकता है। ऊशियान का हाल भी कुछ अलग नहीं है। उसकी बॉडी तो लनवांगजी की बस एक झलक से ही रिएक्ट करने लगती है। ये तो उसे उसी पर समझ आ गया था जब वो बस 2 दिन ही लनवांगजी से मिला और उसे वो ड्रीम आया जिसमें वो लनवांगजी को अपना बना रहा है, उसके साथ लव मेकिंग कर रहा है। अभी तो लनवांगजी उसके सामने है और ऐसी बातें कर रहा है जो उसे अपना कंट्रोल पूरी तरह खोने पर मजबूर कर रही है। ऊशियान कैसे अपने आप को रोक सकता है? ऊशियान लनवांगजी के शोल्डर के रोप को थोड़ा सा साइड कर वहाँ एक तेज बाइट करता है और कहता है, क्या चाहते हो तुम? लनवांगजी जो अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए है, वो तेज़ सांसों और एक सिसक के साथ कहता है, आपको एम्परर, मैं आपको चाहता हूँ, आपको अपने अंदर। लनवांगजी के मुंह से फिर एक दर्द भरी सिसक निकली। ऊशियान जिसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लनवांगजी से ये सुन सकता है। वो अपने अंदर की सेंसेशन को रोक नहीं पाया और लनवांगजी के नेक में अपने दांतों को गड़ा दिया। ऊशियान लनवांगजी के शरीर को अपने शरीर से और भी ज़्यादा वॉल पर प्रेस कर रहा है। वो लनवांगजी को वॉल पर प्रेस करते हुए कहता है कि तुम्हें डर नहीं, जो तुमने मांगा है उसके बाद मैं तुम्हें अंदर तक तोड़ सकता हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे संभाल पाओगे? लनवांगजी ऊशियान की आंखों में देख कहता है, मैं संभाल लूँगा आपको, बस आप मुझे अपना बना लीजिए एम्परर, अभी। ऊशियान की आंखें अचानक से डार्क हो जाती है। उसके सब्र का बांध टूट चुका है। वो अब और नहीं रुक सकता खुद को। ऊशियान जिसके अंदर एक अलग ही आग जल रही है, जो खुद
लानवांगजी ने उसके अंदर जलाई है। वो बस एक ही झटके में लानवांगजी के रोब्स की सारी लेयर्स को खोल देता है। लानवांगजी का चेस्ट एरिया वुशियान के सामने पूरी तरह से विजिबल है। वुशियान अब अपने हाथ को नीचे कर लानवांगजी के लोअर रोब्स को भी खोल देता है। लानवांगजी के पैरों से सरकता वो लोअर रोब्स नीचे गिर जाता है। वुशियान अब तुरंत अपने अपने अपर रोब्स की लेयर को भी खोलता है, जिससे उसका मस्कुलर चेस्ट दिखने लगा है। वो अपने लोअर रोब्स को भी नीचे कर देता है। वुशियान लानवांगजी की आंखों में ही देख रहा था। तभी लानवांगजी अचानक एक तेज, सेडक्टिव एंड पेनफुल वॉइस करता है, क्योंकि वुशियान ने बिना किसी वार्निंग के एक बार में ही खुद को लानवांगजी में पूरी तरह एंटर कर दिया। लानवांगजी का सर ऊपर हो जाता है। वुशियान लानवांगजी को देखते हुए अपने लिप्स उसकी नेक में रख उसके अंदर मूव होने लगा है, वो भी स्टार्टिंग से ही फास्टली। लानवांगजी के हाथ वुशियान के शोल्डर को मजबूती से पकड़े हुए हैं और वुशियान बिना लानवांगजी को ठीक से सांस लेने का भी मौका दिए बिना बस अपना काम किए जा रहा है। बहुत देर तक ऐसा कर वुशियान अब लानवांगजी के एक लेग को उसके थाई से टाइटली पकड़ ऊपर करता है और अपने वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। लानवांगजी बस एम्परर का नाम लिए जा रहा है मधोस आवाज़ में, और लानवांगजी की ये आवाज़ें वुशियान को पागल कर रही है। बहुत देर तक वुशियान लानवांगजी के साथ वॉल के सहारे इंटीमेट होता है। अब वुशियान एक आखिरी हार्ड मूव के साथ खुद को लानवांगजी में रिलीज़ कर रुक जाता है। वुशियान ने जो लानवांगजी को थोड़ा ऊपर उठा लिया था, वो अब तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए अपना सर लानवांगजी के चेस्ट में रख लेता है। लानवांगजी, जिसके चेहरे पर सुकून की छोटी सी मुस्कान है, वो प्यार से वुशियान को अपनी बाहों में समेट लेता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने के बाद वुशियान अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है। लानवांगजी भी उसे देखता है। वुशियान की आंखों में एक जुनून है जो शायद अभी भी कम नहीं हुआ है। लानवांगजी कुछ कहता उससे पहले ही वुशियान उसे ऐसे ही गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। वो उससे अलग भी नहीं हुआ है। वो ऐसे ही लानवांगजी को लेकर बेड पर गिर जाता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। लानवांगजी टाइटली वुशियान को अपनी बाहों में कसे हुए है। जैसे जैसे वुशियान रफ होते जा रहा था, लानवांगजी की वॉइस हाई और उसके नाखून वुशियान की बैक में गड़ने लगे थे, पर वुशियान पर इसका कोई फ़र्क नहीं। वो बस लानवांगजी में खोया है और लानवांगजी को भी ये अच्छा लग रहा है, जिस पागलपन के साथ वुशियान उसे प्यार कर रहा है। जब लगभग 3 बजने को आया है, तब जाकर वुशियान रुकता है। वो निढाल लानवांगजी के शरीर पर गिर जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। लानवांगजी वुशियान की बैक को रब कर रहा है। थोड़ी देर बाद वुशियान अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है और उससे अलग होकर उसके ऊपर से उठ जाता है। वुशियान बेड से भी उठने वाला होता है, पर लानवांगजी वुशियान के शोल्डर को पकड़ लेता है और लो वॉइस में कहता है, एम्परर, थोड़ी देर रुक जाइए। वुशियान कुछ देर तक वैसे ही रहता है, फिर धीरे से बेड पर लेट जाता है। लानवांगजी छोटी सी स्माइल करता है और थोड़ा ऊपर उठकर वुशियान को देखता है। वुशियान की नज़र भी उस पर जाती है। लानवांगजी अब धीरे धीरे वुशियान के पूरी तरह ऊपर आ जाता है और अपना सर वुशियान के चेस्ट में रख लेट जाता है। लानवांगजी की फुली नेकेड बॉडी वुशियान की नेकेड बॉडी से रब हो रही है। वुशियान अपनी मुट्ठियों को कस लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता, ना कुछ करता। वो लानवांगजी को दूर भी नहीं करता। कुछ देर तक वुशियान की तेज़ होती धड़कनों को महसूस करने के बाद लानवांगजी अपना सर ऊपर कर वुशियान को देखता है और फिर उसके फेस के करीब आकर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान अनकॉन्शियसली ही उस किस में खो गया है। उसके लिप्स अपने आप मूव करने लगे हैं। बहुत देर तक वुशियान को किस कर लेने के बाद लानवांगजी वुशियान से अलग होता है
और अपना फेस वुशियान की नेक में चबा लेता है। वो वुशियान की वार्मथ को फील कर रहा है। वुशियान को लान वांगजी की गर्म सांसें अपनी नेक में फील हो रही है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और पता नहीं कब वुशियान की नींद लग जाती है। कुछ देर बाद लान वांगजी को जब एहसास होता है कि वुशियान सो गया है, तो वो धीरे से उसके ऊपर से बेड पर आ जाता है, उसके साइड में, और वुशियान को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद भी उसके शोल्डर पर सर रख और अपने एक हाथ से वुशियान को रैप कर लेट जाता है। वो कुछ देर तक वुशियान को ही देखता रहता है, उसके हैंडसम फेस को। लगभग 2 घंटे बाद वुशियान की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि अभी भी थोड़ा अंधेरा है, पर सुबह होने वाली है। 5 बज गया होगा। वुशियान बेड से उठने लगता है, पर तभी 2 हाथ उसके वेस्ट को रैप कर लेते हैं और किसी का सर उसकी बैक पर टिका हुआ है। लान वांगजी ने वुशियान को बैक हग किया हुआ है। उसकी नींद तो लगी ही नहीं थी, और वो सो भी कैसे सकता था जब वुशियान उसके इतने पास हो। वुशियान अपना हेड टर्न कर लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी अपनी लो वॉइस में कहता है, एम्परर, आज रात देर मत करिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वुशियान के चेहरे के भाव इस पर बदल जाते हैं और फिर अचानक उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, इंतज़ार मत करना लानसान, मैं आज नहीं आऊँगा, ना ही कल। मैं 2 दिन बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने, हमेशा के लिए। तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा जो तुम्हारी असली जगह है, तुम्हारा कबीला, तुम्हारा घर, तुम्हारे अंकल और काका के पास। लान वांगजी ये सुनकर वुशियान की बैक से अपना सर ऊपर करता है और वुशियान को देखता है। उसे इस बात पर खुश होना चाहिए। उसे इस कैद जगह से आज़ादी मिल जाएगी, हमेशा के लिए। वो अपना कबीला जा पाएगा, अपने अंकल काका से मिल पाएगा। पर लान वांगजी के फेस पर इस बात की खुशी या उत्साह का एक भी कतरा नज़र नहीं आ रहा। उसे कभी ये जगह कैद लगी ही नहीं। जब उसे पता चला कि उसका कबीला, उसके लोग सेफ हैं, वो भी एम्परर की वजह से, तो उसके दिमाग से सभी बातें हट चुकी थी। बस एक ही चीज़ ठहर गई थी, वो है एम्परर, उनका प्यार, जिसे लान वांगजी वापस जीतना चाहता है, उन्हें खुश देखना चाहता है। बस यही उसके जीवन का जैसे उद्देश्य बन गया। पर एम्परर उसे यहाँ से भेज रहे हैं, और लान वांगजी वो ऐसा कतई नहीं चाहता। वो एम्परर के पास रहना चाहता है। लान वांगजी कांपते स्वर में कहता है, एम्परर, आप क्या कह रहे हैं? वुशियान कहता है, क्या हुआ लानसान, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम अपने घर जाओगे, अपने लोगों से मिलोगे, यहाँ की 4 दीवारों से आज़ाद हो जाओगे। लान वांगजी जल्दी से कहता है, मैं नहीं चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, आपके पास। वुशियान इस पर कहता है, अब ये नहीं हो सकता। लान वांगजी कहता है, लेकिन क्यों? वुशियान लान वांगजी को देखता है पलटकर और अपने ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ कहता है, क्योंकि कल मेरी मैरिज है उस ओमेगा के साथ जो मेरे राज्य की एम्प्रेस होगा। ये सुनकर लान वांगजी का हाथ जो वुशियान के शोल्डर पर था, वो नीचे गिर जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। उसे ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा है। वो शॉकिंगली वुशियान को देख रहा है। लान वांगजी अपने कांपते होठों से कहता है, एम्परर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है ना? आप बस मजाक कर रहे हैं। आप मुझे तड़पाना चाहते हैं, मुझे दर्द देना चाहते हैं, इसीलिए आप बस ये मजाक कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना एम्परर? हाँ, वुशियान कहता है, ये झूठ नहीं है लानसान, ये मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। लान वांगजी की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। वो कहता है, एम्परर, आप ऐसा नहीं कर सकते,
आप किसी और ओमेगा से मैरिज नहीं कर सकते। एम्प्रर, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि आप तो मुझसे प्यार करते हैं, है ना? कहिए कि ये सब झूठ है। आप नहीं करेंगे किसी और ओमेगा से मैरिज। ओशियान कहता है, जो सच था मैंने कह दिया है, आज नहीं तो कल तुम जान ही जाओगे। ये कहकर वो श्यान उठने लगता है, लेकिन लालवांगजी जल्दी से वो श्यान को बैक हक कर लेता है और कहता है, नहीं एम्प्रर, कृपया कृपया ऐसा मत करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अनजाने में। आप उसके लिए मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, पर ऐसा मत करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा सब कुछ बस आपसे है। मैं नहीं जाना चाहता अपने कबीला, बस आपके पास रहना चाहता हूँ। मुझे खुद से दूर मत करिए किसी और ओमेगा से मैरिज एम्प्रर। मैं मर जाऊँगा, जी नहीं पाऊँगा आपके बगैर। मेरी एक अनजाने में की गई गलती के पछतावे का बोझ मुझे तिल तिल मार रहा है। अगर आप भी अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए तो मैं क्या करूँगा? मैं नहीं जी पाऊँगा एम्प्रर। ओशियान की आंखें लाल है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करता है और लालवांगजी के हाथों को खुद से दूर कर बेड से उठ जाता है। वो अपने रोब्स को पहनते हुए कहता है, यही समझ लो कि यही तुम्हारी सज़ा है। लालवांगजी ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है। ओशियान पलटकर एक बार लालवांगजी को देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी लालवांगजी कहता है, अगर आप यही चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। मैं कुछ नहीं करूँगा। बस आज एक आखिरी रात में मैं आपका इंतज़ार करूँगा और मैं जानता हूँ आप ज़रूर आएंगे। ओशियान ये सुनता है, पर बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। लालवांगजी उसके जाते ही अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और बेसुध बेड पर गिर जाता है। उसके आंखों के कॉर्नर से लगातार आंसू बह रहे हैं, पर मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही। ओशियान अपने बेड पर लेटा हुआ है, पर चैन उसे एक पल का भी नहीं है। लालवांगजी का कहा एक एक शब्द उसके कान में गूंज रहा है। अब यहाँ से देखते हैं सुबह 8 बजे। पैलेस में सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए उपस्थित हैं। मैडम यू ओशियान को देख कहती हैं, ओशियान, क्या हुआ? तुम ठीक से सोए नहीं? तुम्हारी आंखें यूँ लाल क्यों हैं? ओशियान अपनी नज़रें ब्रेकफास्ट प्लेट पर ही रखे हुए कहता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जियांगचेंग कहता है, माँ, उन्हें नींद कैसे आएगी? कल उनकी मैरिज होनी है। जियांगचेंग की इस बात पर ओशियान कोई भी रिएक्ट नहीं करता। मैडम यू की नज़र एकटक ओशियान पर है। ओशियान ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी जियांगचेंग उसे रोकते हुए कहता है, गगा, वो अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो क्या मैं राजकुमार मेंग्याओ को आपके पास भेज सकता हूँ? कल आप लोगों की मैरिज है, तो राजकुमार मेंग्याओ चाहते थे कि एक बार आप उनसे मिलकर उन्हें अच्छे से जान लें। ओशियान ये सुनकर अपनी ठंडी निगाहें जियांगचेंग पर करता है और कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है जियांगचेंग। ये कहकर ओशियान आगे बढ़ जाता है। जियांगचेंग फिर उसे रोककर कुछ कहने वाला था, पर मैडम यू बीच में ही उसे रोक देती है और कहती है, चेंग, अपने नाश्ते पर ध्यान दो। जियांगचेंग अपना सर नीचे कर लेता है। ओशियान वहाँ से चला गया था। अब यहाँ से देखते हैं रात के समय। लालवांगजी उसी जगह पर खड़ा है और आसमान की तरफ देख रहा है। उसका चेहरा बहुत ही पेल है और आंखों में अलग सी उदासी। तभी केव का एंट्रेंस खुलता है। लालवांगजी इस आहट को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब देखते हैं कुछ समय बाद ओशियान और लालवांगजी बेड पर हैं, फुली नेकेड। ओशियान लालवांगजी के ऊपर है। लालवांगजी अपनी आंखों को बंद किए सब कुछ फील कर रहा है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ओशियान जिस तरह उसके थाई पर किस एंड लिक कर रहा है, जिस तरह से वो उसके इंटीमेट एरिया को लिक एंड सक कर रहा है, वैसा ही वो उस ओमेगा के साथ करेगा जो उसकी एम्प्रेस होगी। ओशियान जिस तरह से उसके बेली पर किस
चेस्ट में बाइट और सक कर रहा है, उसी तरह वो उसके साथ भी करेगा। जिस तरह वुशियान उसे टाइटली अपनी बाहों में कस रहा है, वैसे ही वो उसे भी करेगा। जिस तरह से वुशियान उसके अंदर मूव हो रहा है, वैसे ही वो उस ओमेगा के साथ। लनवांगजी की मुट्ठियाँ टाइटली कस जाती है। कुछ देर बाद लनवांगजी को जब अपने अंदर वो फील होता है तो उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है और उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस ओमेगा के अंदर एम्परर का बच्चा ग्रो करेगा। वे एम्पायर का वारिस उस ओमेगा से होगा। ये आखिरी ख्याल अब लनवांगजी को पूरी तरह तोड़ देता है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो एकदम से वुशियान से, जो कि अभी भी उसके अंदर है, उससे पलट जाता है। वुशियान ये देख समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हुआ। लनवांगजी की बैक वुशियान की तरफ है। वुशियान कुछ देर तक लनवांगजी को देखता है, फिर धीरे से उसके पीछे आकर लेट जाता है और लनवांगजी को बैक से अपनी बाहों में भर लेता है। लनवांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछने लगता है, पर वुशियान ने ये देख लिया है, जो लनवांगजी हाइड करने की कोशिश कर रहा है। लनवांगजी अपने आंसुओं को पोंछ धीरे से पीछे पलटता है और वुशियान को देखता है। वो वुशियान के करीब आकर अपना फॉरहेड वुशियान के चेस्ट में टिकाते हुए कहता है, मैं ज़्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा। कल आपकी मैरिज है एम्परर, आपको अब पहले लौट जाना चाहिए। वुशियान लनवांगजी को देखता है, जिसका फेस उसके चेस्ट के पास है। वो कुछ भी नहीं कहता। बहुत देर बाद वुशियान अब बेड से उठ जाता है। वो पास में ही पड़े अपने रोब्स को पहनने लगता है। लनवांगजी वुशियान को देख रहा है। अपने रोब्स पहन लेने के बाद वुशियान अब पीछे पलटता है। लनवांगजी उसे देख एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, आपको नए जीवन की शुभकामनाएं एम्परर, आपके ओमेगा के साथ। वुशियान कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लनवांगजी की वो हल्की सी स्माइल धीरे धीरे फेड होने लगती है और अचानक ही लनवांगजी अपना फेस पिलो में छिपाकर अपने आप को सिकुड़कर रोने लगता है। वो अपने रोने की इस आवाज़ को आज कंट्रोल नहीं करता। वो अपने दर्द को बाहर निकालना चाहता है, वरना वो सांस नहीं ले पाएगा। यहाँ बाहर केव की उस जगह पर जहाँ लनवांगजी अक्सर खड़ा होकर आसमान को देखा करता था, उस वॉल के पीछे भी वुशियान खड़ा हुआ है। फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, आंखें बुरी तरह लाल, जिनमें से आंसू गिर रहे हैं। वो अपना सर उस वॉल पर टिका लेता है और उन सिसकियों को सुनते सुनते अपनी आंखों को बंद कर लेता है।